तो मैंने जो क्वेश्चन दिया था आपको, क्वेश्चन पेपर, उसी को हम डिस्कस करेंगे और फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। वो सबसे छोटा चैप्टर है इसके बाद, मेटलर्जी वाला, उसमें बहुत कम टाइम लगता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग द फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये मैंने आपको बताया भी था, इसमें फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका पहला आंसर है। हाँ सुमित, सही आंसर बताया आपने। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एडजॉर्प्शन में क्या चीज ध्यान रखनी है। एडजॉर्प्शन में डेल जी, डेल एच और डेल ई, सॉरी एस। हाँ श्रुति राइट आंसर है और सुमित राइट आंसर है। तो इसमें ध्यान रखना कि जो तीनों की तीनों वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, डेल जी, डेल एच और डेल एस तीनों नेगेटिव होगा। डेल जी, डेल एस और डेल जी क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, और जहां पे भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी डेल जी नेगेटिव होगा। डेल एस का मतलब एंट्रोपी, एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, रैंडमनेस कम हो गई गैस की तो इसलिए नेगेटिव होगा, और हीट निकल रही है इसीलिए नेगेटिव होगा। तो डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वैल्यू ऑफ एन। जब हम रिएक्शन लिखते हैं फ्रेंडलिक की, x अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 अपॉन एन, तो वहां पे 1 अपॉन एन की वैल्यू कितनी होगी? श्रुति राइट आंसर है, सुमित राइट सर आंसर है। ऑप्शन ए। हाँ ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हेमंत राइट आंसर है। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट वन। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, जब हम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और पी के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो पहला वाला सही है। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर होगा? फोर्थ का आंसर। फोर्थ का है, हाँ सही है। सुमित, अंबिका, श्रुति राइट आंसर है। हेमंत, नहीं सुमित ने सही दिया आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर है फोर्थ वन। इसको ध्यान रखना, फोर्थ वन क्यों है? क्योंकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। देखो ये फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, जबकि ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, इसे कहते हैं फंक्शन ऑफ। ठीक है, तो इसका मीनिंग अलग है और इसका अलग है। ये फॉर्मूला हमारे पास है ही नहीं, ये फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए डी रॉन्ग स्टेटमेंट है। कह रहा है कौन सा रिलेशनशिप नहीं है, डी वन। बाकी देखो, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर का भी फंक्शन होता है, टेम्परेचर का भी फंक्शन होता है। ठीक है, और प्रेशर और टेम्परेचर भी रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन ये वाला हमारे पास एग्जैक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसीलिए ये क्रॉस हो गया। फिफ्थ का आंसर था लैंगमर, जो आपके कोर्स में नहीं है, कॉम्पिटिटिव में होता है ये, एक स्टेटमेंट ही है इसमें। तो इसका आंसर है, इसका ऑप्शन ए। आंसर हाँ ऑप्शन ए है, कि जितना एडजॉर्प्शन साइड ज्यादा होगी उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। ठीक है, वो सरफेस एरिया जैसे हिसाब हो गया कि एडजॉर्प्शन साइड बढ़ गई यानी सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एबिलिटी टू एडजॉर्ब क्या होगा? ज्यादा हो जाएगी। यही लैंगमन ने बोला था। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। अब सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्मस से बेस्ड है ये। इसमें बताना है स्लोप क्या होगा। देखो स्लोप, रिप्लाई करो। सर ऑप्शन डी 1/n। हाँ ऑप्शन डी इज राइट। और किसका आंसर दिया देखें? श्रुति, हेमंत, सुमित राइट आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/n। ठीक है,
फॉर्मूला भी याद करना है देखो साथ साथ। जैसे मैंने कहा ना आपको रिपीटिशन होता है, जितना हम इस चैप्टर को ज्यादा अच्छा पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे, ये हमें क्या होगा, डिक्टो याद हो जाएगा पूरा। तो log x अपॉन m इज इक्वल टू क्या था, log k आगे प्लस 1 अपॉन n log p। तो ये स्लोप है और ये इंटरसेप्ट है, तो ये ध्यान रखना। ये log k भी दिया देखो उन्होंने, ये इंटरसेप्ट है और ये स्लोप है, तो उसने स्लोप पूछा है तो 1 अपॉन n, और अगर इंटरसेप्ट पूछा होता तो log k। ठीक है, तो ये 1 अपॉन n। इसके बाद 7 क्वेश्चन देखो, विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन सॉलिड। Sir, option A. ऑप्शन ए। और कोई आंसर इसके अलावा? कौन सा करेक्ट नहीं है? पहला है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा कंटिन्यूसली। दूसरा, एंट्रोपी और एंथैल्पी नेगेटिव होते हैं। तीसरा, एडजॉर्प्शन है जो वो स्पेसिफिक सब्सटेंस में ज्यादा होगा। और चौथा है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो कौन सा करेक्ट नहीं है, 1 2 3 या 4? तो इसका आंसर है 1। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन कभी भी इंक्रीज नहीं होता। ये फिजिकल के लिए, गैस के लिए, तो गैस तो उड़ जाएगी, टेम्परेचर हम ज्यादा देंगे तो गैस उड़ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। अब आगे कैटलिस्ट से। कैटलिस्ट का क्वेश्चन है, देखो सारे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव हैं ये। कैटलिस्ट के लिए बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज कर देता है? सेकंड, एंजाइम कैटालाइसिस मेनली बायोकेमिकल रिएक्शंस। एंजाइम है जो बायोकेमिकल रिएक्शन को ही करता है बस। तीसरा है, कोएंजाइम इंक्रीज कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। और चौथा है, कैटलिस्ट डस नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन। हेमंत सही है, यामिनी राइट आंसर है, और इसके अलावा सुमित राइट आंसर है। ये देखो जितना आप लोग दिमाग का यूज करोगे, देखो रिपीटिशन है, उतना आपको याद हो जाएगा। मैंने आपको कहा भी था कि कोई भी चैप्टर अगर आपको याद करना है तो 2 या 3 टाइम्स उसे रिपीट कर दो। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं कर पाता है कैटलिस्ट, और ये बाकी सब सही है। कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है। कोएंजाइम कैटलिस्ट एक्टिविटी को बढ़ा देता है, और जो भी एंजाइम जो भी रिएक्शन करता है उसे कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 9। 9 है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट यानी इनकरेक्ट। पहला है, एंजाइम प्रोटीनस होते हैं। सेकंड, स्पेसिफिक होते हैं। तीसरा, डी नेचर हो जाते हैं बाई अल्ट्रा वायलेट रेस एंड हाई टेम्परेचर पे। और चौथा है, ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब हुआ कि वो लीस्ट रिएक्टिव होंगे। कौन सा सर गलत है इनमें फोर्थ। से? हाँ सही कहा, यामिनी राइट है, हेमंत राइट है। ठीक है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब क्या बताया था आपको? ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब द टेम्परेचर एट विच द एंजाइम इज मोस्ट रिएक्टिव। उससे ज्यादा वो रिएक्टिव हो ही नहीं सकता है, उस टेम्परेचर में हम कहते हैं उससे ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिसमें वो सबसे ज्यादा एक्टिव होगा। और ये कह रहा है लीस्ट एक्टिव है, तो ये गलत हो गया, तो ये वाला आंसर है जो वो रॉन्ग है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, एंजाइम है जो ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करता है, उसका नाम क्या है? Sir, option B, lipase. हाँ, लाइपेस इज द राइट आंसर। देखो लाइपेस है जो, वो नाम क्यों पड़ा है, लाइपेस जो नाम पड़ा है वो लिपिड से पड़ा है। देखो फैटी को एक और कहते हैं हम, लिपिड्स कहते हैं, ध्यान रखना। तो लिपिड्स जो नाम रखा गया है वो लाइपेस की वजह से। ठीक है, तो कई बार जो एंजाइम के नाम है वो उसके ही नाम से रखे हुए, जैसे यूरिया के लिए यूरियस, ठीक है, तो माल्टोस के लिए माल्टेस। तो इस तरीके से ये पेप्सिन हो गया जो प्रोटीन के लिए पेप्सिन। तो पर्टिकुलर के लिए क्या है, पर्टिकुलर एंजाइम का यूज करते हैं। तो लिपिड्स है या फैटी एसिड को हम लिपिड्स भी कहते हैं, फैट्स वगैरह, तो उसके लिए लाइपेस एंजाइम का हम यूज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें, देखो एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस में क्या होगा, द स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, कैसे? पहला, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एट द एक्टिव सेंटर ऑफ कैटलिस्ट बिकम हाई ड्यू टू एडजॉर्प्शन. सेकंड इज इन द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बिकम लार्ज. तीसरा है एडजॉर्प्शन प्रोड्यूसेस हीट विच इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन. और चौथा है एडजॉर्प्शन लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. तो इसका आंसर क्या होगा? यामिनी, ओके. और इसके अलावा हेमंत, देखो किस वजह से स्पीड बढ़ जाती है, ये मैंने केमिकल काइनेटिक्स में बताया था आपको. केमिकल काइनेटिक्स वाला रिएक्शन है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ेगा तो उसका मेन रीजन क्या होगा. ओके, वेल ट्राई, सबने सही ट्राई किया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं. देखो इसका आंसर है लोअर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. देखो केमिकल काइनेटिक्स में मैंने आपको बताया था कि जब रिएक्शन ये चल रही है तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी इतनी देनी पड़ेगी, लेकिन कैटलिस्ट क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है. जैसे मैंने कहा पासिंग के लिए 50 मार्क्स चाहिए, लेकिन कोरोना की वजह से उन्होंने कहा चलो 20 में ही पास हो जाएंगे सब, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट पास होंगे. ठीक है, तो क्या किया, जो रिक्वायरमेंट थी एक्टिवेशन एनर्जी थी उसको कम कर दिया. अब ये क्यों नहीं है सही, देखो इसे मैं बता देता हूँ. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एट द एक्टिव सेंटर ऑफ द कैटलिस्ट बिकम्स हाई ड्यू टू एडजॉर्प्शन. लेकिन जो कंसंट्रेशन होगी, जैसे आपने ये सरफेस चूज किया तो हम तो सरफेस तो नहीं बढ़ा रहे हैं, तो जितनी रिएक्शन है, जितना सरफेस है उस हिसाब से क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा, उस हिसाब से रिएक्शन चलती चली जाएगी. ठीक है, तो इसीलिए ये वाला आंसर है जो वो सही नहीं है. थर्ड आंसर क्यों सही नहीं है, क्योंकि एडजॉर्प्शन प्रोड्यूसेस हीट विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन. जो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और हीट निकलती है, वो आगे वाले जो मॉलिक्यूल होता है उसको रिएक्शन करने के काम में आती है, उसकी वजह से स्पीड नहीं बढ़ती है. उसकी वजह से जो दूसरे मॉलिक्यूल आ रहे होते हैं उनको वो हीट मिल जाती है ताकि वो रिएक्शन हो जाए, लेकिन वो स्पीड नहीं कर सकता. ठीक है, तो इसीलिए फोर्थ है जो वो आंसर है, वो सही आंसर है कि स्पीड क्यों बढ़ रही है. अगर वो कहता रिएक्शन क्यों हो रही है तो उसका रीजन ये था थर्ड वन, कि जो हीट निकल रही है वो आगे के लिए काम आ रही है, जिसकी वजह से रिएक्शन होती जा रही है. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वन. ध्यान रखना ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है कि कैटलिस्ट का क्या रोल होता है. देखो ये लिखा है कैटालिसिस, कैटलिस्ट का क्या रोल होता है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है. रीजन लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. ये लास्ट टॉपिक था केमिकल काइनेटिक्स का. ठीक है, तो उसमें उससे रिलेटेड है ये. अब क्वेश्चन नंबर 12, ये बताओ, इसमें तो मैंने साइज कब से बता रहा था आपको. कोलाइडल सिस्टम का साइज आपको ध्यान रखना है, मैंने नैनोमीटर में बताया था आपको. हाँ सही बताया. और इसके अलावा कोई आंसर? हेमंत राइट आंसर है, श्रुति राइट है. ठीक है, तो इसका आंसर है बी आंसर, क्योंकि 1 नैनोमीटर का मतलब हुआ 10 की पावर -9 मीटर, और 1000 नैनोमीटर मतलब 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर 3, तो ये -9 + 3 यानी 10 की पावर -6 मीटर. तो कई बार वो क्वेश्चन को मीटर में दे देता है, तो ये आंसर हो गया बी आंसर. अब क्वेश्चन नंबर 13, और ये देखो ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव में, ये कॉम्पिटिटिव के सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे हुए हैं. अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखो मेजरिंग जीटा पोटेंशियल. देखो जीटा पोटेंशियल कहते किसे, जीटा पोटेंशियल होता है कि जब भी आप सॉल्व बनाते हो तो उसके बाहर से 2 लेयर बन जाती है. एक लेयर होती है जो फिक्स्ड लेयर होती है, इसे कहते हैं फिक्स्ड लेयर, और एक लेयर इसके बाहर होती है जिसे कहते हैं डिफ्यूज लेयर. तो जब भी 2 चार्ज सेपरेशन होता है तो आपने कैपेसिटर में पढ़ा होगा फिजिक्स में कि वहां पे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है. तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 लेयर यानी फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल.
ध्यान रखना इसका, ये पूछ लेता है आपसे कि व्हाट इज जीटा पोटेंशियल। तो कह रहा है इसको जब हम डिटरमाइन करते हैं तो उस समय किस चीज का पता चलता है, विस्कोसिटी का या सॉलिबिलिटी का या स्टेबिलिटी का या साइज का। श्रुति अंबिका ने सही आंसर दिया है। ओके सुमित अभी बताऊंगा आंसर, और इसके अलावा सुमित ओके, और इसके अलावा कोई आंसर? इसका आंसर है, हाँ हेमंत ने सही दिया आंसर, हेमंत ने सही दिया है, अंबिका ने सही दिया है, दो आंसर इसके सही है। जीटा पोटेंशियल आता है स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी जितना जीटा पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के टर्म्स में हम इसको क्या करते हैं, शो करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, ताकि हम उसकी स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। क्योंकि देखो विस्कोसिटी आपके पास था नहीं, सॉलिबिलिटी आपके पास था नहीं, साइज आपको पता है फिक्स होता है, ठीक है। तो एक ही चीज बचती है हमारे पास, देखो विस्कोसिटी मैंने अभी तक इसमें आपको बताया, बिल्कुल नहीं बताया। सॉलिबिलिटी मैंने अभी तक बताया आपको, नहीं बताया। और साइज आपको पता है ये फिक्स होता है, तो इसका एक ही ऑप्शन बचता है स्टेबिलिटी। तो ये स्टेबिलिटी को क्या करता है, बताता है मेजरिंग, ठीक है। तो 14 का आंसर हो गया स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, वो कह रहा है कि हमने नेगेटिव सॉल्व बनाना है, एजी आई और आई माइनस बाहर होगा। सोचो अब, तो कौन सी चीज ज्यादा होनी चाहिए, तो इसके उसने 4 ऑप्शन दिए, तो कौन सा आंसर आप टिक करोगे? श्रुति नहीं, मिस कर गए आप लोग। आई किस वजह से आएगा, हाँ यामिनी ने सही आंसर दिया है। आई जो आएगा वो किस वजह से आएगा, नहीं बाकी आप लोग मिसिंग कर गए। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी आप AgNO3 को और Ki को रिएक्शन कराओगे तो AgI क्या बनता है, सॉल्व बनता है, और नई वेल ट्राई है, लेकिन मैं अभी बता देता हूं आपको। देखो AgNO3 और Ki को साथ रिएक्शन करेंगे तो AgI सॉल्व बनता है। अब इसके बाहर कौन लगेगा, यानी कौन सा चार्ज होगा, ये कौन डिसाइड करता है, इनकी कंसंट्रेशन, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अगर AgNO3 की ज्यादा है तो इसमें Ag एडजॉर्ब हो जाएगा और पॉजिटिव सॉल्व बन जाएगा। अगर Ki की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो Ki में से I माइनस, क्योंकि जो कॉमन है वो इसमें एडजॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कैसे पता चलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, तो दोनों बराबर हो गए, इसमें कुछ भी नहीं बनेगा। इसको मल्टीप्लाई किया तो 5 आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जो 75 यानी 7.5। तो Ki ज्यादा है, तो Ki ज्यादा है तो क्या होगा कि 5 से 5 तो न्यूट्रल हो जाएंगे, अब इसके पास 2.5 बच गए, अब 2.5 क्या होंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे, तो इसीलिए आंसर इसका बी हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 51 जा 50 हो गया, इसको करो 52 जा 100 हो गया, तो फिर तो ये भी आंसर होना चाहिए था, ये भी आंसर है, हाँ ये भी सही आंसर है, ठीक है। थर्ड वाला भी सही आंसर है, क्योंकि 52 जा 100, तो ये भी ज्यादा है, Ki जिसमें ज्यादा होगा वो यही सॉल्व बनाएगा, ठीक। और इसमें 52 जा 100 हो गया, इसमें 50 और 1.5 मीन्स 75 हो गया, तो इसमें ये ज्यादा है, यानी बी और सी दोनों आंसर इसके सही है। 14 में दोनों आंसर सही है, ठीक है, ये बाय मिस्टेक हो गया होगा, तो ये दोनों आंसर सही है इसमें, बी एंड सी। अगर नेगेटिव सॉल्व होगा तो, अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव के लिए कौन सा आंसर होगा, डी वाला, क्योंकि उसके लिए AgNO3 ज्यादा होना चाहिए और Ki कम होना चाहिए, और इस केस में न्यूट्रल हो जाएगा, इसमें कोई नहीं बनेगा सॉल्व। तो ये हो गया 14th वाला क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओरिजिन ऑफ चार्ज वाला क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, जीटा पोटेंशियल, ओरिजिन ऑफ चार्ज, और ये ओरिजिन ऑफ चार्ज में ही आता है। अब देखो 15 क्वेश्चन, 15 कह रहा है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज द
कोगुलेटिंग पावर डिपेंड्स, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, किस चीज पे डिपेंड करेगा? मैग्नीट्यूड ऑन चार्ज या साइज पे, या बोथ मैग्नीट्यूड एंड साइन, या फिर फोर्थ है साइन ऑफ चार्ज। कौन सा सही है? हेमंत ने सही आंसर दिया है, और एक मिनट, और किसी ने दिया है? श्रुति राइट आंसर है, हेमंत ने सही दिया है, और इसके अलावा सुमित राइट आंसर है, अंबिका राइट आंसर है। देखो, कोगुलेटिंग पावर क्या होता है, दोनों पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे भी साइन पे भी। सोचो अब एक बार कि सपोज करो मैंने कहा नेगेटिव 100 ले लिया, ठीक है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपोजिट साइन चाहिए मुझे, यानी प्लस वाला चाहिए। अब देखो प्लस वाले में Na प्लस है और Al 3 प्लस है, तो आप कहोगे ये ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये 3 प्लस है और ये 1 प्लस है, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड और साइन दोनों चीज देखी जाएगी। अब सपोज करो कि क्वांटिटी में ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो 1 मोल से इसके 3 प्लस आ रहे हैं, इसके 1 मोल से 1 ही प्लस आ रहा है, तो ये 3 आदमी को न्यूट्रलाइज कर सकता है, ये केवल एक बार में एक को न्यूट्रलाइज करेगा। तो इसीलिए ज्यादा पावरफुल कौन होगा? जिसका चार्ज ज्यादा होगा, वो जल्दी न्यूट्रलाइज करेगा और कोगुलेट कर देगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और साइन दोनों पे डिपेंड करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, देखो इस क्वेश्चन को इसमें क्या किया है, कोगुलेशन वैल्यू इन मिलीमोल्स पर लीटर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड फॉर द कोगुलेशन ऑफ AS2S3 आर गिवन बिलो। अब आपको वैल्यू दी हुई है देखो, और वो कौन सी वैल्यू दी है? गोल्ड नंबर की। आपको पता है गोल्ड नंबर और कोगुलेटिंग पावर में क्या रिलेशनशिप है? ये देखो, ये जो वैल्यू दी है ये गोल्ड नंबर की वैल्यू दी है आपको, ये है गोल्ड नंबर की वैल्यू 52, 0.69 और 0.22। ये किसकी वैल्यू है? गोल्ड नंबर। और आपको क्या पूछा है? कोगुलेटिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? सॉरी, ये कोगुलेटिंग वैल्यू है, कोगुलेटिंग वैल्यू है, और बोला है कि कोगुलेटिंग पावर, तो क्या रिलेशनशिप है इसमें कोगुलेटिंग वैल्यू और कोगुलेटिंग पावर में? तो बताओ सबसे ज्यादा कौन होगा? 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन होगा? हेमंत राइट आंसर है, सुमित राइट आंसर है। इसमें देखो कोगुलेटिंग वैल्यू और कोगुलेटिंग पावर में क्या रिलेशनशिप है, उसी के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। और जो आपको गिवन है वो कोगुलेटिंग वैल्यू गिवन है, और वो बोल रहा है कोगुलेटिंग पावर के टर्म्स में बताओ। श्रुति राइट आंसर है, और सोचो इसे, कोगुलेटिंग वैल्यू गिवन है और कोगुलेटिंग पावर आपसे पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान रखना। कोगुलेटिंग वैल्यू और पावर क्या होते हैं? एक दूसरे के, हाँ सुमित राइट आंसर है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जितना कोगुलेटिंग वैल्यू ज्यादा होगी उतना कोगुलेटिंग पावर कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? इसकी, यानी सबसे कम हो जाएगा। उसके बाद इसकी है तो ये थोड़ा ज्यादा, और जिसकी सबसे कम कोगुलेटिंग वैल्यू है वो सबसे पावरफुल होगा, क्योंकि तीनों मिलके वही काम कर रहे हैं। ये बहुत जल्दी कर दे रहा है, ये बहुत देर में कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी पावर सबसे ज्यादा है और इसकी पावर सबसे कम है। जैसे 100 क्वेश्चन दिए, 100 क्वेश्चन करने के लिए ये क्या कर रहा है? एक मिनट, ये फिर आ गया। ये क्वेश्चन है जो आपके पास, तो इसका आंसर हो गया थर्ड वन, ठीक है, थर्ड वन इसका आंसर है। अब 17 क्वेश्चन, फॉग इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, किसमें कौन सी चीज होगी इसकी? सर ऑप्शन हाँ, सी। सी। अंबिका, सुमित, हेमंत और यामिनी राइट आंसर है, सुमित राइट आंसर है, श्रुति राइट आंसर है। तो इसका हो जाएगा लिक्विड इन गैस, ठीक है, यानी कि वाटर होगा, जो वाटर वेपर्स, वो क्या है? डिस्पर्स फेज है, यानी कम अमाउंट पे, और गैस है जो वो है डिस्पर्सन मीडियम, यानी जो ज्यादा अमाउंट में, वो है फॉग में।
अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट, यानी जिसमें चार्ज इंक्लूड नहीं है, चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स का कोई मतलब नहीं है, वो कौन सा है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस है या टिंडल इफेक्ट है या कोगुलेशन है या इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ श्रुति राइट आंसर है। हाँ सुमित, हेमंत राइट आंसर है। तो इसमें कौन सा आंसर है? टिंडल इफेक्ट। देखो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स है वो मूवमेंट करते हैं, जैसे आपने चार्ज लगा दिया तो चार्ज में कौन मूवमेंट करेगा? डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल मूवमेंट, तो वो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस हो गया। इलेक्ट्रोफोरेसिस में डिस्पर्स फेज के पार्टिकल मूवमेंट करते हैं, ध्यान रखना दोनों में यही डिफरेंस है। इसमें डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल मूवमेंट करेंगे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में, और डिस्पर्स फेज के पार्टिकल मूवमेंट करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो दोनों में चार्ज की जरूरत है, इसमें भी चार्ज होगा, इसमें भी चार्ज होगा। कोगुलेशन का मतलब होता है कि जब चार्ज कोलाइड होता है आपके पास और जैसे ही मैंने उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो वो उसको न्यूट्रल कर देगा, तो ये भी चार्ज से ही रिलेटेड है। तो कोगुलेशन का मतलब चार्ज आपने न्यूट्रल कर दिया, तो इसीलिए टिंडल इफेक्ट है राइट आंसर। टिंडल इफेक्ट में चार्ज की कोई जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 19, प्रोटेक्टिंग कोलाइड ऑफ लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्व को किस टर्म्स में हम एक्सप्रेस करते हैं? पहला कोगुलेशन वैल्यू या गोल्ड नंबर या CMC या ऑक्सीडेशन नंबर। प्रोटेक्टिंग कोलाइड को हम किससे दिखाते हैं? अंबिका, हेमंत राइट आंसर है। और इसके अलावा प्रोटेक्टिंग कोलाइड को हम किस चीज से डिफाइन करेंगे? हाँ सुमित सही आंसर है। प्रोटेक्टिंग कोलाइड होता है तो हम उसे किस चीज से डिनोट करते हैं? तो उसका आंसर है गोल्ड नंबर। ध्यान रखना, जितना गोल्ड नंबर ज्यादा होगा, मैंने कहा था आपको, तो उतना प्रोटेक्टिंग कोलाइड क्या होगी? कम हो जाएगी, यानी उतना कम पावरफुल होगा वो, क्योंकि आप उसकी ज्यादा वैल्यू यूज कर रहे हो। तो गोल्ड नंबर जितना ज्यादा होगा उतना प्रोटेक्टिंग कोलाइड कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है गोल्ड नंबर और प्रोटेक्टिंग कोलाइड। यानी गोल्ड नंबर से हम किसी भी कोलाइड की क्या बता सकते हैं? प्रोटेक्टिंग पावर बता सकते हैं, वो कितना पावरफुल है। अब इसके बाद आता है 20 क्वेश्चन। 20 हालांकि टिपिकल क्वेश्चन है, ये रेयर आता है, अब ऐसे क्वेश्चन दिए नहीं जाते। तो इसमें वो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स मिसेल्स इन एक्वस सॉल्यूशन अबव सर्टेन कंसंट्रेशन, उससे हम क्या कहते हैं? CMC, क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन। तो इसका आंसर फर्स्ट वाला है, डोडेसाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसका ज्यादा पूछा नहीं जाता आपसे, क्योंकि ग्लूकोज हो नहीं सकता है, ये नहीं हो सकता है, पिरिमिडियम क्लोराइड नहीं है, जो भी कोलाइड का होगा वही उसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला आंसर है। अगर आपने पढ़ा होगा, ये डिटर्जेंट के ही फॉर्मूले से मैच करता है, डिटर्जेंट वाला, क्लास 10th में है शायद ये। इसके बाद है 21 क्वेश्चन। देखो ये बताओ आप कि पोजीशन ऑफ नॉन पोलर एंड पोलर पार्टिकल्स इन मिसेज। जैसे मिसेज बन गया तो मिसेज में दो चीज होती है, देखो ये हो गया आपके पास पोलर और एक होता है ये वाला, ये नॉन पोलर। तो कौन कहाँ पे होगा? यामिनी राइट आंसर है, अंबिका, श्रुति, हेमंत राइट आंसर है, सुमित राइट आंसर है। तो ये सही कहा आपने बिल्कुल ही, कि जब आप इसे रखोगे तो क्या होगा कि इस तरीके से जाएगा। मैंने कहा था ना, जिसके जिसके साथ बॉन्डिंग होगी वो वैसे ही जाएगा। तो जो नॉन पोलर होता है और ऑयल होता है, ऑयल भी नॉन पोलर होता है, तो इन दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। और जो वाटर होते हैं वो बाहर होते हैं, तो इस तरीके से बनता है। तो क्या होता है कि नॉन पोलर अच्छा मैच करेगा, तो ऑयल या डस्ट नॉन पोलर होता है, तो उसके साथ नॉन पोलर ही मैच करेगा। तो इसीलिए नॉन पोलर कहाँ होना चाहिए? इनर में,
और पोलर कहाँ होना चाहिए, आउटर सरफेस में, क्योंकि बाहर क्या होगा, वाटर है, तो वाटर पोलर है, तो इसकी वजह से बाहर रहेगा। तो फर्स्ट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसको बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलाइड। अगर आपने कोलाइड को बिल्कुल डिस्ट्रक्ट करना है, हटा दो, खत्म कर दो, तो क्या करेंगे अब इन चारों में से, जिससे कोलाइड बचे ही ना वो। श्रुति राइट आंसर है, और यामिनी नहीं, थोड़ा मिस कर गए, बाकी आप लोग मिस कर गए। सुमित राइट आंसर है। देखो, अगर कोई कोलाइड सॉल्यूशन बना दिया आपने, अब मैं कह रहा हूं इसे कोलाइड को खत्म कर दो, इसे, इसको बिल्कुल क्या करो, इसको पीपीटी बना दो इसकी। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो देखो कोलाइड होता है जो, उसको डिस्ट्रक्शन कैसे करना है, तो मैंने कहा ये प्लस चार्ज है, प्लस कोलाइड बना दिया मैंने। अब आप क्या करोगे उसमें, मैंने कहा था जैसे एसिड रेन होता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल रेनिंग, उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं। जैसे मैंने इसमें AgI मिला दिया, NaCl मिला दिया। अब क्या होगा कि ये प्लस वाला है, तो इसमें जो माइनस वाला होगा वो इसके साथ कंबाइंड होता है, इसको न्यूट्रल कर देता है, और ये पीपीटी बन जाता है। ठीक, ध्यान रखना इस चीज का। तो न्यूट्रल होके पीपीटी बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन होता है जो, उसको किस में चेंज कर देना, पीपीटी बना दो इसको, बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा कि उसके अपोजिट चार्ज को न्यूट्रल कर देगा। अगर वो प्लस वाला है तो माइनस वाला इससे कंबाइंड होगा, इसे न्यूट्रल करेगा, तो कोलाइडल सॉल्यूशन रहेगा नहीं, वो क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर ये माइनस वाला है, सपोज ये माइनस का है, तो मैंने अगर इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला AgI, तो इसमें I इफेक्टिव होगा। अब ये प्लस क्या करेगा, इस माइनस को न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसकी वजह से ये कोलाइड बचेगा ही नहीं, यानी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आंसर इज 4। ठीक है, डायलिसिस जो होता है ये प्यूरिफिकेशन के लिए होता है, तो उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट बचे हैं तो उसे निकाल दो। इसमें एक और आता है प्रोलॉन्ग, ये मैंने आपको बताया नहीं, प्रोलॉन्ग डायलिसिस भी कहते हैं उसे। तो अगर प्रोलॉन्ग डायलिसिस करेंगे, यानी डायलिसिस आप करते गए, तो भी क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनता, क्योंकि उससे सारे के सारे जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। जबकि कोलाइडल पार्टिकल्स में स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए, जिसकी वजह से वो चार्ज रहेगा। तो प्रोलॉन्ग का मतलब बहुत ज्यादा डायलिसिस करना, यानी बहुत ज्यादा वाटर पास करना, तो सारे इलेक्ट्रोलाइट निकल जाएंगे, तो भी कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ध्यान रखना, उसे कहते हैं प्रोलॉन्ग डायलिसिस। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, हालांकि डायरेक्टली बोर्ड में पूछता है, इसमें आपको कम दिखेगा, ध्यान रखना इसका, प्रोलॉन्ग डायलिसिस। तो प्रोलॉन्ग का मतलब होता है कि वाटर आप कंटिन्यू पास करते जाओ, उसकी वजह से भी कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। डायलिसिस का मतलब प्यूरिफिकेशन होता है, लेकिन बहुत ज्यादा डायलिसिस करना, उसकी वजह से भी कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनता। 23 क्वेश्चन देखो, एट द क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन CMC द सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या होगा, एसोसिएट, डिसोसिएट, डिकम्पोज या कंप्लीटली सॉलेबल। हाँ, सही आंसर है श्रुति, नहीं अंबिका, और एक दो आंसर किसने दिए, हेमंत, सुमित, अच्छा, और कोई ट्राई करो। देखो CMC के लिए क्या होगा, जो वहां पे देखो, आपको मैं बता देता हूं कि जो सर्फेक्टेंट है ना, ये आपने वहां पे पढ़ा है, इसको ही कहते हैं सर्फ। जैसे आप कहते हो सर्फ एक्सल, सर्फ, तो जो भी चीज सरफेस में होती है उसे सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल कहते हैं। इसीलिए हम शॉर्ट में से कहते हैं सर्फ। आप जैसे मार्केट में जाते होंगे और कहते होंगे सर्फ दे दो हमें, तो वो सर्फेक्टेंट है, वो, इसको शॉर्ट में सर्फ कहते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो जाते हैं। देखो मिसेल्स कैसे बनेगा, जब ये पार्टिकल क्या होंगे, सरफेस वाले, ये आपस में एसोसिएट हो जाएंगे, इसीलिए तो ये एसोसिएट कोलाइड्स होते हैं। ये एसोसिएट हो गए, आपस में कंबाइंड हो गए, यानी एसोसिएट हो गए, तो डिसोसिएट तो हो नहीं सकते, डिकम्पोज नहीं हो सकते, कंप्लीटली सॉल्युबल भी नहीं होंगे, क्योंकि हम सरफेस की बात कर रहे हैं। तो ये एसोसिएट होते हैं सरफेस पे।
ठीक है, तो ध्यान रखना सर्फेक्टेंट का मतलब होता है जो मॉलिक्यूल सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, और सर्फ जो आप यूज करते हो डिटर्जेंट वाला सर्फ है, सर्फ एक्सल है, तो वो शॉर्ट फॉर्म है सर्फेक्टेंट की, यानी ये कहाँ वर्क करता है, सरफेस पे काम करता है, इसीलिए उसे कहते हैं सर्फेक्टेंट। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन भी पहले आ चुका है अभी। देखो, द एबिलिटी ऑफ एनायन टू ब्रिंग अबाउट कोगुलेशन ऑफ अ गिवन कोलाइट डिपेंड्स अपॉन, किस चीज पे डिपेंड करेगी, मैग्नीट्यूड पे, या मैग्नीट्यूड एंड चार्ज पे, या चार्ज पे, या साइन पे। तो कौन सा आंसर सही होना चाहिए? श्रुति, हेमंत ने राइट आंसर दिया, यामिनी राइट आंसर है। सोचो, जो कोगुलेटिंग पावर होगी वो किसकी वजह से ज्यादा होगी? कोलाइड होता है जो, अगर आप उसे कोगुलेट करोगे तो क्या चीज ज्यादा होनी चाहिए? देखो, सब चीज सेम सेम है, लेकिन एक्यूरेट आंसर कौन सा है? देखो, मैग्नीट्यूड भी सही है, चार्ज भी सही है, साइन भी सही है, लेकिन सबसे ज्यादा सही आंसर कौन सा है? सुमित और अंबिका राइट आंसर है। देखो, सब आंसर सही है, यही तो खास बात है इसमें कि सारी चीज सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा सही आंसर कौन सा? इसका सही आंसर है मैग्नीट्यूड एंड चार्ज। मैग्नीट्यूड भी जैसे मैंने अभी कहा आपको Al3+ और एक है Na+, तो मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होना चाहिए और चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए। चार्ज है अपोजिट चार्ज, और मैग्नीट्यूड दोनों चीज क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट ही बचा हुआ है शायद, दोबारा रिज्वाइन करना पड़ेगा आपको, 1 मिनट देख लेते हैं, ये हो जाएगा टाइम, दोबारा रिज्वाइन कर लो आप।